हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फर्म। ये हमारा न्यू चैप्टर है जो कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी पहले की वीडियोस गाइस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस क्या कर रहे हो, जाके देखो पहले। ठीक है, तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, चैप्टर नंबर 3 है ये, और हम लोग इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी चैप्टर पढ़ने वाले, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके जब हम लोग क्लास 11-12 में थे। 11-12 में जो हमने पढ़ा है उस टाइप का ही कुछ है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज हम लोग को मार्केट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे कि अपन पढ़े मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, उस टाइप का ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बहुत सारी टाइप की कंपटीशन होते हैं। मोनोपोली, प्योर मोनोपोली, ठीक है, सॉरी प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। क्लियर हुआ? चार टाइप का हमारे पास मार्केट होता है। मार्केट मतलब एक प्लेस जहाँ पर कौन मिलता है, बायर और सेलर, और वो लोग मिलके क्या करते हैं, बायर और सेलर मिलके डील करते हैं सो दैट दे कैन अर्न। द बायर कैन बाय द प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई देमसेल्व्स एंड सेलर कैन मेक प्रॉफिट। क्लियर? तो देखो अब हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है कि चार टाइप का मार्केट वर्क कैसे करता है। आई नो आप लोग को पहले से पता होगा बिकॉज 11-12 में ये था, बट फिर भी से मैं ब्रशअप करवा देती हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को। प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेलर्स रहेंगे, एकदम ज़्यादा सेलर्स रहेंगे। जैसे कि अपना कपड़ा मार्केट ले लो आप, क्लोथ का बिजनेस जो होता है ना, वो प्योर कंपटीशन टाइप का ही होता है। ठीक है, क्लोथ का जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेलर है। हम लोग मैं रायपुर पे रहती हूँ तो वहाँ का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक कपड़ा मार्केट है जिसका नाम है पंडरी। ठीक है, तो पंडरी में जो कपड़ा मार्केट है वहाँ पे इतनी ज़्यादा कपड़े की शॉप्स है ना, मतलब बस आप चले जाओ वहाँ पे, शॉप शॉप इतनी ज़्यादा शॉप्स है। तो वहाँ पे सारे लोगों के पास सेम चीज़ें ही रहती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रहती है। मतलब कपड़े तो सबके पास रहते हैं बट हल्का फुल्का डिज़ाइन में फ़र्क, क्वालिटी में फ़र्क, बस वैसा ही रहता है। क्लियर? तो वहाँ पे सेलर खूब ज़्यादा है। ठीक है, और सबके पास कैसे होमोजीनेट प्रोडक्ट है, मतलब सबके पास क्लोथ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन प्योर कंपटीशन। बट अपन जो पंडरी मार्केट का जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ना, तो उसमें क्या है कि फिर भी लोगों के पास थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, जिस वजह से वो लोग कंपटीशन कर पा रहे एक दूसरे से। बट जो रियल वर्ल्ड में देखा जाता है प्योर कंपटीशन, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ प्योर कंपटीशन उनके पास क्वालिटी, प्राइस और प्रोडक्ट सब कुछ सेम होना चाहिए, जो कि रियल मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आ चुका है कि नहीं मिलता है वैसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ईजी एंट्री मिल जाती है इस कंपटीशन में। क्लियर? एंट्री जल्दी मिल जाती है क्योंकि सबके पास सेम चीज़ है। तो यार ये तो एकदम सेम सेम ना उसकी तरह हो गया जैसे एक स्कूल होती है, स्कूल में सब सेम क्लास के बच्चे होते हैं ना, तो सबकी क्लास सेम है, तो सेम 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 सब कुछ सेम। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी अगर क्लास 5 में एडमिशन करवाना है तो। ठीक है, तो वैसा टाइप का होता है इसमें। ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारा फेवरेट मोनोपोलिस्टिक, जो हमको हमेशा और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई कंपटीशन है तो वो है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं और डिफरेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनके पास। उनका जो प्रोडक्ट रहता है उसमें डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो अपनी लाइफ का। ठीक, आपके पास समझ लो एप्पल, आपके फ्रेंड के पास है वन प्लस, किसी के पास है ओप्पो, किसी के पास है नोकिया, किसी के पास है कुछ, किसी के पास है कुछ, आखिर सब तो मोबाइल फ़ोन है। सेलर बहुत ज़्यादा है बट इन सारे फ़ोन में डिफ्रेंसिएशन है, हर फ़ोन का फीचर अलग है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। जो है प्रोडक्ट सेम बट फिर भी अलग है। क्लियर? इसमें भी आसानी से आप एंट्री कर सकते हो इसमें, इस मार्केट में भी। फिर होता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होगा, जिसमें अकेला, मैं अकेला जंगल का राजा हूँ, कोई नहीं है। इसमें आता है अपना रेलवे। रेलवे जो है वो है मोनोपोली। आप सुनो कि उसकी ट्रेन चल रही है? नहीं, ट्रेन का सिर्फ अधिकार है किसके ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ही सिर्फ ट्रेन चला सकती है। तो रेलवे है वो पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, वो बात अलग है कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, बट फिर भी से अभी तो रेलवे है गवर्नमेंट के हाथों में। ठीक है, तो अभी क्या है, सेलर एक ही है। अब जब सेलर एक ही है तो एंट्री कैसे करोगे? इसमें तो इसका अकेले का हक है, इसके कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट
नहीं होते हैं, ये नो है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और इसमें आपको घुसना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और ये अपने प्राइस का राजा रहता है, इसकी प्राइसिंग इसके हाथ में रहती है, इसको जो प्राइस लगाना है लगा सकता है। हम जैसे कि इसके अकेले का अधिकार है, तो ये जो बोलेगा हमको मानना ही पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में होते हैं फ्यू सेलर, जो लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये होता है एरोप्लेन के बिजनेस में। एरोप्लेन में कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, 4-5, उन लोग क्या करती है, कार्टेल बनाती है। कार्टेल मतलब होता है एक एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में लिखे रहता है उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना रहता है, ठीक है। उसमें उन लोग प्राइस फिक्सिंग करते हैं, सो दैट उन लोग कस्टमर से हल्का फुल्का वेरिएंट प्राइस पे चार्ज कर सके, मोर और लेस सेम, ठीक है, ताकि उनका बिजनेस चलता रहे, ठीक है। तो ये फ्यू सेलर रहते हैं जो राज करते हैं, जैसे इसमें अकेला राज कर रहा है वैसे यहाँ पे कुछ लोग राज करते हैं। उनका आइडेंटिकल और डिफरेंट प्रोडक्ट था, हल्का फुल्का, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें भी बहुत डिफिकल्ट होता है एंट्री करने में, बिट डिफिकल्ट टू एंट्री, इतनी आसानी से आप एंट्री नहीं कर सकते वहाँ पर, ठीक। तो अब चलते गाइज हम लोग डिमांड सप्लाई की तरफ। आपको मार्केट्स का ओवरव्यू देना था मेरे को, जो हो चुका है कवर अप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें क्लियरली। अब चलते हैं डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड एक क्वांटिटी होती है, किसी भी कमोडिटी की हो सकती है या सर्विसेज की हो सकती है, जो लोग चाहते हैं खरीदना, वो भी उस प्राइस पे चाहते हैं जिन प्राइस में उसको चाहिए। आपको चाहिए पेन, तो आपको पेन चाहिए सर्टन क्वांटिटी में, कि मेरे पास पेन नहीं तो मुझे 10 पेन चाहिए, ठीक। आप क्या चाहते हो कि 5 रुपए में मिल जाए, ठीक है। तो आप इसकी डिमांड क्रिएट करोगे, आप जाके मार्केट में बोलोगे कि भैया पेन है क्या, तो भैया को पता है कि आप आने वाले हो, उस वजह से वो क्या कि पेन ला के रखे हुए हैं, और उनको पता है कि आप 5 रुपए वाली पेन ही खरीदोगे, इसलिए वो 5 वाली पेन आपके लिए ला के रखे है, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिमांड। क्वांटिटी डिमांड बाय इंडिविजुअल परचेसर एट द गिवन प्राइस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। अगर आप कुछ स्पेशल डिमांड करोगे कि मेरे को ये वाला सामान खरीदना है, वो भी मैं इसी प्राइस पे खरीदूंगा, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब ये सिर्फ आपकी डिमांड है ना, इसको कह सकते हैं, इसका एग्जांपल कस्टमाइज केक। आप अपने फ्रेंड्स को केक गिफ्ट करते हो उनके बर्थडे पे कस्टमाइजेशन करवा के, तो वो आपकी अलग डिमांड है, आपके फ्रेंड जैसा इस दुनिया में है ही नहीं कोई, तो आपके सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रेंड के लिए, आपके स्पेशल वन के लिए वो स्पेशल केक बनाने वाले हैं जो आपकी डिमांड में बनने वाला है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे डराइव डिमांड के ऊपर, ठीक है। द कमोडिटी विच आर नॉट नीडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन बट आर डिमांडेड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है, आप हो एक, मतलब चेन में होता है ना बिजनेस, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, फिर रिटेलर है, फिर आप एज अ कस्टमर हो, क्लियर। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो आप प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको डायरेक्टली मिल जाए मैन्युफैक्चरर से, आपको रिटेलर पास भी जाना हो सकता है ना। इसका एग्जांपल हम लोग वेजिटेबल बिजनेस से लेते हैं। वेजिटेबल बिजनेस में जो फार्मर्स होते हैं उन लोग डायरेक्टली भी कस्टमर को सेल करते हैं अपने वेजीज, या फिर वो लोग क्या करते हैं, फार्मर टू बीच में वेंडर्स होते हैं, वेंडर से कस्टमर होते हैं, क्लियरली। तो ये चेन अपने हिसाब से अपन मेंटेन कर सकते हैं एज वी विश। अगर हमको कन्वीनियंस चाहिए तो वेंडर के थ्रू ले सकते हैं, अगर हमको प्राइस चाहिए तो हम फार्मर से ले सकते हैं, ठीक है। तो डिराइव डिमांड क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्टली समझ लो, यहाँ पर आप एज अ फार्मर हो, ये फार्मर से एक रेस्टोरेंट वाले ने लिया, रेस्टोरेंट वाले ने क्या लिया, वेजीज लिया। अब वेजीज रेस्टोरेंट वाले ने लेके आपको पनीर बटर मसाला सर्व किया, ठीक है। तो जो पनीर बटर मसाला है, ये पनीर बटर मसाला मार्केट से नहीं मिलता, उसको तो ये रेस्टोरेंट वाले ने बनाया है। तो ये जो रेस्टोरेंट वाला पनीर बटर मसाला आपके लिए बनाया है, वो तो फार्मर से लेके आया ना सब्जी, तब तो बनाया आपके लिए। तो डिराइव डिमांड ये होगी जो ये रेस्टोरेंट वाला करेगा, ये फाइनली प्रोडक्ट अपना बनाकर बेचने वाला है, आपकी सब्जियों को बनाएगा और उसके बाद बेचेगा वो, क्लियर। तो उसको कहते हैं डिराइव डिमांड, जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होने वाली है। अगर आपने आलू बेचा है तो वो डायरेक्टली आलू नहीं देगा वो वेंडर को, उसमें तेल मसाला सब्जी सब डाल के देगा ना, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होने वाला है, पर वो आफ्टर थोड़ा सा चेंजेस
जाने वाला है। यहाँ पे आप दोगे उसको रॉ आलू, उसको वो कट करके वॉश करके मसाले डाल के सब्जी बना के देगा ना, तो उसको कहते हैं डेराइव डिमांड। मतलब आपने आलू की सब्जी मांगा, उस वजह से रेस्टोरेंट को खुलना पड़ा, रेस्टोरेंट खुला उस वजह से इसका आलू सेल हुआ। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिमांड को डिटरमाइन कैसे करते हैं? कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिमांड बेस रहती है। ठीक है, डिमांड को चलाने के लिए कुछ फैक्टर है। क्लियर? जैसे कि प्राइस, प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचो ना, अगर आपको कोई बोलेगा कि एक पेन मैं दूंगा 100 रुपये का, तो आप खरीदोगे? मैं बोलोगे बिल्कुल नहीं मैम। अगर वो ब्रांड की ना हो, स्पेशल ब्रांड की ना हो, तो आप क्यों खरीदोगे उस पेन को? नहीं खरीदोगे। ठीक है, आपको अगर नॉर्मली यूज़ के लिए पेन चाहिए तो आप 100 रुपये वाली पेन नहीं खरीदोगे। तो प्राइस बहुत मैटर करता है। फिर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी मैटर करते हैं। समझ लो कि आपको कोई पेन मिल रही है, पेन का नहीं, अपन थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो ज़्यादा फेमिलियर हो सके लोगों से। जैसे कि हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल बिस्किट का। अब आप खाते हो गुड डे बिस्किट, जो आपकी आती है 10 रुपये की। ठीक है, अब गुड डे की बिस्किट की तरह ही सेम टू सेम कोई बिस्किट आपको बना के दे रहा है 8 रुपये में, तो आप बताओ आप कौन सी खरीदोगे? पूरी सेम है क्वालिटी, एकदम टेस्ट, क्वालिटी सब सेम है, तो आप कौन सी खरीदोगे? मैम हम 8 वाली खरीदेंगे, 10 वाली क्यों खरीदेंगे? है ना? तो प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट भी मैटर करता है डिमांड के लिए। आज तक इसकी 10 बिस्किट बिक रही थी, 10 पैकेट बिस्किट सेल होती थी एक दिन में। जैसे इसके सब्सिट्यूट का प्राइस 8 रुपये हुआ, वैसे ही ये 10 पैकेट से इसकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग इसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको कम करेंगे, क्योंकि लोग तो बढ़ नहीं सकते ना। ठीक है, तो अब लोग इतने ही हैं मान लेते हैं, कांस्टेंट है अगर, तो उस केस में इसकी सेल अगर 8 पैकेट हो गई पूरे दिन की, तो इसकी तो सेल बढ़ जाएगी ना 2 पैकेट से। क्लियर हुआ? तो प्राइस दूसरों का भी मैटर करता है, आपका तो करता ही है, साथ में दूसरों का भी करता है। क्लियर? आपका 10 रुपये का सामान है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 10 से कम नहीं होना चाहिए किसी और का सामान। ठीक है, और आपको भी 10 ऐसा रखना है जिसमें लोग 10 रुपये आपको देने के लिए रेडी हो जाए। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्स का ये मतलब होता है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे का सहयोग करते हो, साथ देते हो, दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। जैसे कि पेट्रोल एंड स्कूटी या बाइक ले लेते हैं, बाइक और पेट्रोल का कनेक्शन है। अगर प्राइस बढ़ जाएगा पेट्रोल का बहुत ज़्यादा, तो पेट्रोल वाली बाइक्स का सेल कम हो जाएगा, लोग ई बाइक्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो दे कांट अफोर्ड कि मैं रोज़ रोज़ इतना पेट्रोल चलाऊँ, तो वो लोग सोचेंगे चलो ई बाइक खरीद लेते हैं। ठीक है, इसीलिए पेट्रोल का प्राइस रियल में बढ़ रहा है ड्यू टू ये वाला फैक्टर। समझे? ताकि अब देखो उनको क्या करना है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो ई बाइक का सेल बढ़ाए। अब ई बाइक की सेल को बढ़ाने के लिए उनको बाइक की सेल कम करनी पड़ेगी। बाइक की सेल कैसे कम होगी? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दो, पेट्रोल अब बढ़ा प्राइस, बाइक की सेल अपने आप कम हो जाएगी, बाइक की सेल कम हुई, ई बाइक की सेल बढ़ जाएगी। समझे? तो ये गेम रहता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इनकम ऑफ हाउस होल्ड। अब कमाई भी मैटर करती है यार कोई सामान खरीदने के लिए। आपका तो बहुत मन है कि मैं एप्पल आईफोन खरीदूं, पैसे है क्या? नहीं है ना, तो कहीं से खरीदोगे? ठीक है, तो इनकम बहुत मैटर करती है, इनकम होनी चाहिए तब तो आईफोन आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पसंद भी तो होना चाहिए। पैसे है बट पसंद नहीं है, मेरे को आईफोन नहीं पसंद, मैं क्यों खरीदूं? नहीं पसंद तो फालतू में शो ऑफ के लिए थोड़ी ना खरीदूंगी, जब मेरे को पसंद ही नहीं। तो मेरे को एंड्रॉयड के फीचर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं वही खरीदूंगी ना, आप चाहे प्राइस कितना भी हो, मेरा इनकम कितना भी हो। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। देन अमाउंट एनुअली स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत मैटर करता है। आप बहुत अच्छा करते हो, वेरी नाइस, बेस्ट हो आप एकदम, बट किसी को पता ही नहीं है आप बेस्ट हो, तो कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइज करो। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि मैं हूँ, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप हो? ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। चलो देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है डिमांड और प्राइस के। जैसे देखो, प्राइस किसी भी चीज़ का अगर बढ़ता है ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ना। मैं ऐसे कैसे एग्जाम्पल से समझाओ तब समझ में आएगा। बिल्कुल, आप कोई भी सामान का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो नहीं खरीदोगे। जैसे गोल्ड का एग्जांपल लेते, सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल गोल्ड। अगर गोल्ड आपको खरीदना है और प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप गोल्ड खरीदोगे? नो मैम, हम लोग नहीं खरीदेंगे। और वही अचानक से
10,000 प्राइस कम हो जाए गोल्ड का, कैसे लोग ज्वेलरी शॉप में ऐसे झपाए पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे। क्लियर। तो क्या होता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होता है ना तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग सोचते हैं कि यार प्राइस कम होगा तब लेंगे, क्यों महंगे मिले। ठीक है। तो वैसे ही जब भी प्राइस ज़्यादा रहता है तब हम लोग सामान नहीं खरीदते, बट प्राइस जैसी कम होता है हम लोग प्राइस सामान खरीद लेते हैं। एक ग्राफ से समझते हैं अपन। देखो ग्राफ में बताया है कि यहाँ पे अगर आपका प्राइस था तो डिमांड देखो कितनी ज़्यादा थी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड कम होते जा रही है। अब देखो डिमांड इतनी सी हो गई है, एक सामान खरीद रहे इतने ज़्यादा महंगा हो गया प्राइस। क्लियर। तो ऐसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट इसका एक्सेप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग प्राइस को मैटर करें। अब लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, लग्जरी कार्स खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, तब क्या वो लोग प्राइस देखते रहेंगे? नहीं। अगर उनको लग्जरी होटल में रुकना है, ट्रिप्स फाइनल करना है, तो उस सारे केसेस में लोग प्राइस मैटर नहीं करता उनके लिए। उस समय उनको घूमना मैटर करता है, उस समय उनको शो ऑफ मैटर करता है, उस समय उनको उनकी फैंटेसीज मैटर करती है, उस समय उनको उनकी खुशी मैटर करती है। क्लियर। तो अपन प्रेस्टिजियस गुड्स में वो सब देखेंगे, अभी हम लोग गिफन गुड्स में देखते हैं। गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन पैराडॉक्स करके एक थ्योरी है रॉबर्ट गिफन की। इनके हिसाब से क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगा। हमारा नॉर्मल लॉ है ये तो मैम। हाँ, तो उल्टा लॉ क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ये गिफन गुड्स के केस में होता है, मतलब जो गिफन मतलब इंफीरियर इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। तो गिफन गुड्स जो होते हैं ना उनके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, जिसमें क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ेगा एंड डिमांड भी आपका बढ़ेगा। ये गिफन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। प्रेस्टीजियस गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डायमंड्स हो गया, कार्स हो गया, वॉचेस हो गई। ये सारी चीज़ें आपको खुशी महसूस करती है, आपको आपकी एक्सटीम जो आपकी रहती है डिमांड उसको फुलफिल करती है, आपको प्राउड फील करवाती है, आपको अच्छा फील करवाती है सोसाइटी में, उस वजह से आप ये सारी चीज़ें खरीदते हो। तो प्रेस्टीजियस गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपको ये कार खरीदना है तो आप बार्गेन नहीं करोगे वहाँ जाकर, ना ही आप बोलोगे कि पिछले साल इसका प्राइस इतना था अभी इतना है तो मेरे को पिछले रेट में दे दे। नो, जितने में दे रहे हैं उतने में ले लोगे आप। क्लियर। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें तो बहुत ऐसा स्पेक्यूलेशन होता ही रहता है चीज़ों का, तो उस केस पे वहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। ट्रेड साइकिल पे, ट्रेड साइकिल का मतलब होता है गाइस, लॉ ऑफ डिमांड जो रहता है वो ऑपरेट नहीं करता ट्रेड साइकिल में। मतलब जब समझ लो कि आपका फेस्टिवल सीजन आ गया है, अब फेस्टिवल सीजन में या फिर आप कह सकते हो विंटर सीजन में आपको स्वेटर खरीदना है ना, तो आप क्या करोगे? अगर आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर खरीदोगे ना, कि उस समय आप प्राइस देखते रहोगे, नहीं प्राइस बहुत ज़्यादा, मैं नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। नो गाइस, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर खरीदोगे। फेस्टिवल सीजन में अगर आपको कोई स्पेशल आइटम की नीड है, लाइक दिए की नीड है, लाइट्स की नीड है, डेकोरेशन आइटम की नीड है, तो उस टाइम पे जो रेट रहेगा आप खरीदोगे। ठीक है। तो फेस्टिवल के हिसाब से भी अगर हाई प्राइस मिल रहा है, मिठाइयों का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, स्वीट्स का प्राइस बढ़ जाता है फेस्टिव सीजन में, तब भी गिफ्टिंग आइटम्स का चीज़ें का रेट बढ़ जाता है, तब भी आप सोन पापड़ी खरीदते हो ना, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रेड साइकिल में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर, कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो लोग इग्नोर कर देते हैं प्राइस को, प्राइस उनके लिए मैटर ही नहीं करता, कुछ भी प्राइस हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो खरीदेंगे वही जो हमारा मन करेगा। बहुत लोग अमीर होते हैं जिनको शौक होता है कि हमको ये खरीदना है, हमारी ये ड्रीम्स है, हमको वो फुलफिल करना है, तो उस केस में कस्टमर जो रहता है वो प्राइस को नज़रअंदाज खरीद करते हुए गुड्स खरीद लेता है जो उनको चाहिए, चाहे प्राइस ज़्यादा हो चाहे प्राइस कम हो, उनको मैटर नहीं करता है। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड का क्या मतलब होता है? इसमें अपन रिलेशनशिप देखते हैं इनकम और डिमांड के ऊपर। ठीक है। तो हर इंसान की इनकम अलग अलग रहती है और उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी अलग अलग रहती है। ठीक है। अगर इनकम हाई रहेगी तो डिमांड जो रहेगा वो भी हाई रहेगा, और अगर इनकम कम रहेगी तो डिमांड कम रहेगी। कॉमन सेंस की बात है, आपके जेब में अगर 500 रुपीज़ है तो आप सोच सकते हो कि मैं आज कैफ़े में जाके थोड़े पैसे उड़ा दूँ। ठीक है। बट आपके जेब में अगर 50 रुपीज़ है तो आप सोचोगे चलो ठेला में जाके गुपचुप खा लेता हूँ। अगर आपको भूख लगी तो ये दोनों ही आपकी डिमांड हो सकती है, बट ये दोनों डिमांड के लिए आपको दोनों चीज़ें पसंद है, आपको कैफ़े का पास्ता भी पसंद है, आपको पानी पूरी भी पसंद है रोड साइड की,
बट आप क्या खरीदोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो मैटर करता है। आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, ना कि प्राइस। पास्ता का प्राइस चाहे कुछ भी हो और गुपचुप का प्राइस चाहे कुछ भी हो, पैसे भी तो होने चाहिए। अगर पैसे ही नहीं है तो कहाँ से पास्ता और कहाँ से गुपचुप। तो ये मैटर करता है। डिमांड तो है उस चीज़ की, बट आप खरीद नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनकम। आपको भूख है, डिमांड इज योर भूख। भूख है, आपको भूख फिलफिल करने के लिए कहीं भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो इनकम मैटर करता है। अब नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि क्वालिटी वाइज उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, खराब होते हैं, ठीक है। तो देखो, खराब गुड्स, इसमें हम लोग एग्जांपल लेते थे हमेशा रोटन टोमेटोज का। सड़े हुए टमाटर के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। व्हेन इनकम डिमांड फॉर इंफीरियर गुड डिक्रीजेस, इसका मतलब ये है सड़े हुए टमाटर या लो क्वालिटी चावल, जैसे कि अपन को राइस मिलता है 2 रुपए किलो चावल में। अब मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो स्टेट है ना, वहाँ पे 2 रुपए किलो चावल मिलता है, ठीक है। राइस मिलता है 2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब हमारे यहाँ की जो मेड है वो ये खरीदती है, क्लियर हुआ। अभी वो ये खरीद रही है और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसने कर ली है एजुकेशन और उसकी अच्छी खासी जॉब लग गई। अब वो कमा रही पैसे। आपको क्या लगता है, अब वो 2 रुपये वाला चावल खाएगी? नो मैम, वो नहीं खाएगी। वो अच्छे वाले चावल खाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि 10 रुपये किलो वाला खाएगी अब वो, ठीक है। 10 रुपये केजी वाला खाएगी। तो इस केस में जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई ना, और प्राइस बढ़ गया। समझ रहे हो ना, प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड इसकी बढ़ रही है। हमारा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि प्राइस जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है बट डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज जो मेड है वो अब पैसे कमा रही है। अब उसके पास इतनी इनकम है कि वो इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगी, अब वो नॉर्मल गुड्स खरीदेगी, नॉर्मल चीज़ें लेगी। अब वो इंफीरियर सामान नहीं लेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होने के वजह से हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, और उस वजह से लॉ ऑफ डिमांड उसमें अट्रैक्ट नहीं होता है। अब अपन देखते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है कि अगर आपका कोई सामान का डिमांड बढ़ रहा है तो उस वजह से आपकी इस सामान की डिमांड भी बढ़ जाती है। चेंज इन डिमांड फॉर वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था पेट्रोल और बाइक का। अब आपकी बाइक जो है वो अगर पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंजम्पशन होगा, तो आप ई बाइक लेने के बारे में सोचोगे, ना कि पेट्रोल बाइक, ठीक है। तो उस वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस डिमांड। इसके प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, ठीक है। आप ये छोड़ के ये लेना चाहोगे, अब क्लियर हुआ, तो उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट्स मतलब अभी ऊपर सब डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बताते जा रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है। एक्सो बार एक बर्तन मांजने का साबुन आता है, उसकी जगह आप विम बार भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा बर्तन मांजने का साबुन। तो ये लोग एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अपन बाइक का एग्जांपल लेते हैं। आप हीरो की भी ले सकते हो, आप होंडा की भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गए। आप आईफोन भी ले सकते हो, आप वन प्लस भी ले सकते हो, आप सैमसंग भी ले सकते हो, आप नोकिया भी ले सकते हो, आप रेडमी भी ले सकते हो, आप रियलमी भी ले सकते हो। ये क्या है? सब सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के, जिसका प्राइस जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मतलब आसपास ही रहता है, बट क्वालिटी और फीचर थोड़ा अलग रहता है। उस वजह से हम लोग स्विच ओवर करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जब हमको जो ठीक लगता है हम उसके ऊपर कूद जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अभी फिर से आ गया, सेम अभी जो डिस्कस किए हैं हम लोग, पेट्रोल और बाइक, ठीक है गाइस। तो इसके बाद ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको मार्केट्स, गुड्स और लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ।